Okay, people, we are going to start with. फंस गया. We are going to start with SST today, ठीक है. और कल हमने थोड़ा साइंस का किया था, मैटर एंड इट्स सराउंडिंग्स. आज हम SST का करेंगे थोड़ा बहुत. और SST आपका उतना ईजी नहीं रहेगा. जैसे मैंने आपको बोल रहा है कि साइंस का बाइफर्केशन हो गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड ऑफ कोर्स मैथ्स, ठीक है. SST का भी ऐसा बाइफर्केशन हो जाएगा आपका. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हिस्ट्री, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ज्योग्राफी, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सिविक्स. ये सारी चीज़ों में बाइफर्केशन होगा, ठीक है. और आप अलग अलग हेड्स में इसको पढ़ेंगे. आपके लिए ये साल ईजी है क्योंकि आपके बहुत सारे डिलीशंस हुए हैं, ठीक है. बहुत सारे डिलीशंस हुए हैं चैप्टर वाइज, आपके साइंस में भी, आपके इसमें. लेकिन ईजी है तो ईजी लेके ही बैठे रहेंगे ऐसा नहीं है. यू विल हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है. तो अभी हम SST का हिस्ट्री का पोर्शन चालू कर रहे हैं. इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. तो मतलब देखो, इंडिया में हम स्टडी करेंगे कि इंडिया में क्या क्या चीज़ें हुई एक टाइम पे, और साथ ही साथ पैरेलली वर्ल्ड में उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हो रही थी, ठीक है. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि कैसे इंडिया में नेशनलिज्म आया. एनीबडी अवेयर ऑफ व्हाट द वर्ड नेशनलिज्म मीन्स? व्हाट इज नेशनलिज्म? देशभक्ति बेसिकली, ठीक है. इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है. आप देशभक्ति तभी कर सकते हैं, यू कैन डू नेशनलिज्म, यू कुड हैव इमोशंस ऑफ नेशनलिज्म ओनली व्हेन देयर इज अ नेशन विच एग्जिस्ट, ठीक है. आज की तारीख में आप चाहे महाराष्ट्र में हैं, चाहे वेस्ट बंगाल में हैं, चाहे केरला में हैं, चाहे तमिलनाडु में हैं, यू आर बेसिकली फर्स्ट एंड इंडियन, करेक्ट, ठीक है. क्यों? क्योंकि इन सारे स्टेट से बना हुआ है हमारा इंडिया एज अ कंट्री, ठीक है. लेकिन हम जब बहुत पीछे जाते हैं तब ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था. कहीं पे मराठा एम्पायर दिख रहा है, कहीं पे मुगल एम्पायर है, कहीं पे आपका एक चोलाज है, ठीक है, कहीं पे पल्लवाज हैं. सो अलग अलग एम्पायर्स हैं दैट आर सेग्रीगेटेड ऑल ओवर इंडिया, ठीक है. तो इंडिया एज अ नेशन डिडंट एग्जिस्ट. भारतवर्ष एक नेशन की तरह एग्जिस्ट नहीं करता था. तो ये एक बहुत बड़ा काम हुआ कि कैसे लोगों में, देखो जैसे कैसा था, सूरज एक गाँव में रहता है, वो गांव ही उसके लिए सब कुछ है. उसको मालूम ही नहीं कि ये गांव एक स्टेट का पार्ट है या एक गांव एक देश का पार्ट है. व्हाट ही नोज और व्हाट ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद इज जस्ट द विलेज. कभी वहां पे मुगल साम्राज्य हो गया, कभी वहां पे हिंदू साम्राज्य हो गया, कहीं वहां पे छत्रपति शिवाजी का साम्राज्य हो गया. जो जीत रहा है गांव उसी का, ठीक है. तो इस तरीके का था. तो इस पूरे चीज को चेंज होना था. और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं था, यूरोप में भी था. सेम थिंग एग्जिस्टेड इन यूरोप एज वेल. सारे कंट्रीज जो आज की तारीख में आपको दिख रहे हैं ऐसे ही नहीं बन गए, आसमान से नहीं टपके वो, ठीक है. और ना ही ऐसा था कि द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इन इटसेल्फ, सब कुछ ऐसे डिमार्केशन बाउंड्रीज वगैरह हो गई. सारे कंट्रीज को बनने में बहुत टाइम लगा. किसी भी कंट्री को बनने के लिए पहला क्या जरूरी होता है कि आप कंट्री के बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई करें, फिर कंट्री मैन को आइडेंटिफाई करें, फिर कंट्री का एक नाम दें, कंट्री का एक फ्लैग हो, कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, कंट्री का एक एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो आपका डेमोक्रेसी हो, चाहे वो आपका मोनार्की हो. सो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. तो इसीलिए पहला चीज़ जो आना चाहिए वो है नेशनलिज्म, नेशनलिस्टिक फीलिंग्स. आपको कंट्री के पहले आप एक कंट्री को बिलोंग करते हैं, ये चीज़ तो पहले आनी चाहिए ना, ठीक है. यू बिलोंग टू अ कंट्री. पहले क्या होता था कि थिंग्स यूज टू एंड बिफोर दैट ओनली, ठीक है. पहले ही खत्म हो जाता था. हम भाई एक गांव में हैं, सूरज बोल रहा है कामोटे गांव सब कुछ है, ठीक है. कामोटे गांव एक नवी मुंबई का पार्ट है, नवी मुंबई महाराष्ट्र का पार्ट है, महाराष्ट्र इंडिया का पार्ट है. तो सूरज इज फर्स्ट एंड इंडियन, ठीक है. तो ये सारी भावनाएं पहले नहीं थी. आज जो स्ट्रक्चर आपको सोसाइटी का दिख रहा है वो पहले नहीं था. बहुत गुटों में बटा हुआ था, ठीक है. द एंटायर नेशन वाज डिवाइडेड इनटू अ लॉट ऑफ किंगडम्स. सब ऐसे किंगडम्स बटे हुए थे. कोई भी एक नेशनल आइडेंटिटी नहीं थी. तो ये नेशनल आइडेंटिटी धीरे धीरे लोगों में आई. नेशन होना चाहिए, नेशन का प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर गवर्नेंस होनी चाहिए, उसके बाद नेशन इकट्ठा होना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है. सो इसी को हम बोलते हैं नेशनलिज्म. तो नेशनलिज्म को हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी समझेंगे, और फॉरेन के जितने भी कंट्रीज हैं, बाहर के जितने भी कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज में क्या चला, ठीक है. क्योंकि देखो, एक चीज जब एक नेशन में सक्सेसफुल होती है तभी वो दूसरा नेशन उसको अडॉप्ट करेगा. नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स है वो यूरोप में सक्सेसफुल हुई, इसीलिए इंडिया ने उसको अडॉप्ट किया, वरना क्यों अडॉप्ट करेंगे, ठीक है. सो एक फॉर्मूला अगर कहीं पे सही होता है तो वही फॉर्मूला दूसरी जगह पे भी लग जाता है. तो इसीलिए हिस्ट्री को हम सिर्फ इंडिया
या बीइंग एन इंडियन सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ते हैं, हम यूरोप के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पे जो चेंजेस आए इस दौरान उसको भी हमें समझना है, ठीक है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल, बिकॉज उसके इफेक्ट यहाँ पे भी आए, ठीक है। सो आप सोचेंगे कि भाई मैं इंडियन हूँ, मैं यूरोप में क्या हुआ, फ्रांस में क्या हुआ, या डेनमार्क में क्या हुआ, या जर्मनी में क्या हुआ, वाई शुड आई अंडरस्टैंड, और वाई शुड दिस बी इवन इंक्लूडेड इन द सिलेबस। द रीजन वाई दिस इज इंक्लूडेड इन द सिलेबस इज बिकॉज नेशनलिज्म कोई आसमान से टपकता हुआ चीज नहीं है, ठीक है। ये धीरे धीरे स्प्रेड आउट हुआ, पहले यूरोप में स्प्रेड आउट हुआ, फिर इंडिया में आया, फिर दूसरे कंट्रीज में गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ द नेशनलिस्टिक फीलिंग्स एक्चुअली केम अप। ब्रिटिशर्स के आने के पहले इंडिया पूरा बटा हुआ था, फिर धीरे धीरे हमने इंडिया को एक कंट्री स्टैब्लिश किया, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एंटायर वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हम यहाँ पे जितने भी आपके एनसीईआरटी में सिलेबस है, दैट इज बेसिकली कवरिंग दोज थिंग्स। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, सो विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट चैप्टर। अरे क्या हो गया ये? फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेंच? फ्रांस, ठीक है। फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। व्हाई वाज देयर अ रेवोल्यूशन? तो आप देखोगे रेवोल्यूशन क्यों हुआ। रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है? बगावत, ठीक है। रेवोल्यूशन मतलब विद्रोह, ठीक है। व्हाई वुड यू नीड अ रेवोल्यूशन? अगर मैं बोलूं कि आपके घर में पानी नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? सिडको में जाएंगे, कंप्लेंट डालेंगे और प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे, ठीक है। जब आप मिजरी में होते हैं, जब आप तकलीफ में होते हैं, तब मतलब आप ढूंढते हैं कि इसका सोर्स क्या है ना, तब आप रेवोल्यूशन करेंगे। सिडको में जाएंगे, आप एप्लीकेशन लिखेंगे, फिर भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे? सारे बिल्डिंग वाले जाएंगे और धरना देंगे, है ना। व्हाट विल हैपन? अरे भाई पानी अगर नहीं आएगा, बेसिक नेसेसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं आ रहा है, दीज आर बेसिक नेसेसिटीज। इफ दीज बेसिक एम्यूनिटीज और नेसेसिटीज आर नॉट रीचिंग यू इवन आफ्टर यू पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट, देन व्हाट विल यू डू? यू विल रिवोल्ट, यू विल विद्रो करेंगे आप, फिर जाके वहां पे धरना देंगे, ठीक है, चिल्लम चिल्ली करेंगे, जो भी होगा, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली क्यों हो रहा है? क्योंकि आप मिजरी में हैं, आप तकलीफ में हैं। अगर आपके जीवन में सब कुछ चल रहा होगा ठीक ठाक, यू वुड नॉट रिवोल्ट, राइट। फिर क्या फर्क पड़ता है? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना, पानी मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, सो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, देन पीपल विल नॉट रिवोल्ट। तो रेवोल्यूशन का बेसिस क्या होता है? मिजरी, ठीक है। एनी रेवोल्यूशन will happen only when you are in trouble, when you are not having a normal life, when you are basically facing challenges to accommodate everything which pertains to a comfortable and normal life, ठीक है। ये सारी चीज़ों में जब आपको तकलीफ होती हो तभी आप रिवोल्ट करेंगे, ठीक है। सो विल अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ रेवोल्यूशन। तो पहला है हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस में पहला रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। ये रेवोल्यूशन क्यों हुआ वो समझेंगे हम, और इस रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट्स क्या हुए, कैसे फ्रांस में गवर्नेंस चेंज हुई, ठीक है। व्हाट आर द थिंग्स दैट इम्पैक्टेड। सो वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये देखिए रेवोल्यूशन है। रेवोल्यूशन मतलब एक कलेक्टिव, ऐसा नहीं है कि एक ही जन रेवोल्यूशन कर सकता है, एक जन रेवोल्यूशन नहीं कर सकता है। बेसिकली मेनी पीपल विल अलाइन, दे विल फाइंड अ पर्पस एंड दे विल रिवोल्ट, ठीक है। सो ऐसे बहुत लोगों का समागम हुआ, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे जितने भी आपके रेवोल्यूशंस दिख रहे हैं यहाँ पे, you will see that there is a crowd of people, there is basically a huge crowd of people which is revolting against something. So there is something which is going wrong, against which all these people are combining and fighting for, ठीक है। So the first thing that we are going to understand is revolution, a fundamental change brought about intentionally। मतलब कोई ना कोई एक चेंज चाहिए, पूरे सिस्टम में एक चेंज चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। जब हम बोलते हैं ना ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, तो सिस्टम में, पूरा सिस्टम में एक चेंज आएगा, अ फंडामेंटल चेंज विच नीड्स टू बी बॉट अबाउट इंटेंशनली। इंटेंशनली हम एक फंडामेंटल चेंज लाएंगे, हमको सबको सुख सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, तो दैट वुड बी आवर इंटेंशन, एंड अकॉर्डिंग टू दैट देयर विल बी अ फंडामेंटल चेंज, ओके। सो रेवोल्यूशन का बेसिस समझिए। रेवोल्यूशन का बेसिस होता है आपकी मिजरी, ठीक है। मिजरी मतलब तकलीफ, इफ पीपल आर इन ट्रबल। द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज एन एपॉक मेकिंग इवेंट ऑफ द 18th सेंचुरी। एपॉक मेकिंग इवेंट, जैसे आप लोग बोलते हैं ना, अरे एपिक वीडियो बनाया है रे, ठीक है, अरे एपिक रील बनाया है रे, तो मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? वाओ, ठीक है। तो ये भी एक ऐसा ही इवेंट था, क्योंकि इस रेवोल्यूशन ने हिस्ट्री में जब ये हुआ, ठीक है, तो पूरे दुनिया का काया पलट कर दिया, ठीक है। पूरे दुनिया में चेंजेस आने लगा, सिर्फ फ्रांस तक ये लिमिटेड नहीं था। दिस वाज जस्ट नॉट लिमिटेड टू फ्रांस, इट स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर यूरोप, इट स्प्रेड अक्रॉस
द एंटायर ऑल अदर एशियन कॉन्टिनेंट्स एज वेल, ठीक है, सारे कॉन्टिनेंट्स में ये फैला जहां पे भी उपद्रव था, जहां पे भी लोग तकलीफ में थे, ठीक है। सो द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज एन एपॉक, एपॉक मतलब ह्यूज चेंज, एपिक चेंज हो गया, ठीक है, मेकिंग इवेंट ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में ये रेवोल्यूशन फ्रांस में हुआ और इस रेवोल्यूशन के चलते बहुत सारे फंडामेंटल चेंजेस सारे कंट्रीज में हो गए एक साथ। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। सो फ्रांस इंटेलेक्चुअली एंड इकोनॉमिकली, ठीक है, उस टाइम पे फ्रांस जो था, पीपल वे वेरी इंटेलेक्चुअल, मतलब क्या था, फ्रांस अभी धीरे धीरे लोग शिक्षित हो रहे थे, ठीक है, पीपल वे गेटिंग एजुकेटेड, ठीक है, और इसीलिए वो इकोनॉमिकली थोड़ा एडवांटेज में था और इंटेलेक्चुअली भी फ्रांस वाज एट एन एडवांटेज, ठीक है। सो धीरे धीरे लोग पढ़ लिख रहे थे, उनको समझ में आ रहा था। रीन ऑफ बॉर्बन मोनार्क, तो लुइस वाज बेसिकली द किंग। यहां पे देखो ये नंबर क्या है, व्हाट इज दिस नंबर? 14, ओके। तो लुइस 14, फॉरेन कंट्रीज में कैसा होता है, जैसे सूरज इज अ पर्सन, सूरज का जो बेटा होगा उसको, मतलब बहुत सारे ऐसे होते थे, सूरज 2, फिर उसका जो बेटा होगा सूरज 3, फिर उसका जो बेटा होगा सूरज 4, ठीक है, तो दैट्स हाउ इट इज। तो लुइस वाज बेसिकली उस डायनेस्टी के कौन से किंग थे? ये 14 नंबर के, तो इसका नाम लुइस 14 लिखा जाता था। उस टाइम पे ये किंग थे जब ये रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, उस टाइम पे ये किंग थे। तो रीन ऑफ बॉर्बन लुइस मोनार्की, फ्रांस वाज एट द हाइट ऑफ इट्स, ठीक है। तो ये कौन थे भाई साहब? ही वाज बेसिकली द किंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ही वाज द किंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, ओके। सो पेरिस वाज बेसिकली द कल्चरल सेंटर ऑफ यूरोप। उस टाइम पे पेरिस क्या था? एक पूरा कल्चरल सेंटर था, किसका? यूरोप का, ठीक है, इट वाज द कल्चरल सेंटर ऑफ यूरोप एंड लुइस, ठीक है, वाज द किंग। सो फ्रांस लॉस्ट हर ग्लोरी। तो अभी फ्रांस क्या हो गया? एक वॉर, कुछ वॉर्स हार गए फ्रांस, ठीक है, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। तो ये थोड़ा सा बैकड्रॉप है। कभी भी कोई 1 मैं काउंट करूंगा, कितनी उबासियां लेते हो आज मैं काउंट करूंगा, ठीक है, ओके। तो लुइस बेसिकली लॉस्ट अ वॉर। जब कोई आपका किंग आपका वॉर हार जाता है तो लोगों का कॉन्फिडेंस उससे चला जाता है, ठीक है। सो ही लॉस्ट सम वॉर्स बिकॉज ऑफ विच पीपल हैड लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन हिम, ठीक है। तो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लास्ट 18th सेंचुरी, लुइस, ठीक है, लुइस दिस इज व्हाट 16, ठीक है। सो ही वाज बोर्न इन 1774 एंड लुइस 16 वाज बिलोंगिंग टू द बॉर्बन फैमिली। बॉर्बन फैमिली मतलब उस टाइम पे डायनेस्टी हुआ करती थी, ठीक है, डायनेस्टी मतलब ये बॉर्बन फैमिली। अभी देखो उस टाइम पे कैसा था, ये राजा तो उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, इर्रेस्पेक्टिव बेटा लायक है या नहीं, डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई मोनार्कियल रूल है तो उसमें क्या होगा कि ये राजा तो उसका बेटा भी राजा, उसका बेटा भी राजा, उसका बेटा भी राजा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। सो Louis XVI was born in 1774 and he belonged to the Bourbon family. He was basically a member of the Bourbon family, ठीक है। Crowned as French monarch, monarch मतलब इनको राजा घोषित किया गया, ठीक है। He was basically the king, crowned as the king. Okay, now what happened is, are we understanding what is monarch और king? ठीक है, मतलब जो he was just 20 years old, बचपन मतलब अभी भी पूरे मैच्योर नहीं हुए हैं, 20 years old, पूरी कंट्री की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, ठीक है। सो दीज वेर सडन थिंग्स विच वेर देयर, अ मैन ऑफ कैरेक्टर एंड काइंड, अ वेल विशर ऑफ हिज पीपल, ये अच्छे थे, ठीक है, ही वॉज बेसिकली गुड, अ वेल विशर ऑफ हिज पीपल, मैरिड टू मैरी एंटोनेट, शी वॉज हिज वाइफ, ठीक है। एंड दिस इज अ लिटिल बैकग्राउंड अबाउट व्हाट हैपेंड, ठीक है, कौन किंग बने और कैसे कैसे ये चीजें हुआ। अपॉन हिज एसेशन एज न्यू किंग, तो इन्होंने बेसिकली ही फाउंड एम्प्टी ट्रेजरी। अभी क्या हो गया देखो, ये इंसान अच्छे थे, ही वॉज जस्ट 20 years old, ही वॉज मैरिड टू मैरी एंटोनेट, ठीक है, एंड ही बिलोंग टू द बॉर्बन फैमिली, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड इज व्हेन ही बिकेम द किंग, खजाना खाली हो चुका था। खजाना खाली हो चुका था मतलब क्या हुआ था, बहुत सारे वॉर्स हुए थे, ठीक है, इस वॉर्स में बहुत सारा पैसा लगता है, ये पैसा जो है तो ऑलमोस्ट खाली हो चुका था। देखो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, सिंपल एक घर को चलाने के लिए कितना पैसा लगता है, ठीक है, तो एक देश को चलाने के लिए कितना सारा पैसा लगेगा, अभी वो सारा पैसा जो है तो एम्प्टी हो चुका है, ठीक है। सो लुइस, this is a little history about Louis, but when he became the king, he was a good king, he was a good administrator, he was kind at heart, but when he actually became the king, what was the challenge? He found an empty treasury, सरकारी खजाना खाली हो चुका था। अभी आप समझिए, ये सरकारी खजाना अगर खाली हो चुका है तो क्या करेंगे? क्या बढ़ाएंगे? टैक्सेस बढ़ाएंगे, और ये टैक्स कौन देगा?
कॉमन पीपल, पब्लिक, राइट, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कहाँ से भरेंगे ये पैसा, कहाँ से लाएंगे, ऑब्वियसली पब्लिक से लाया जाएगा, ठीक है। तो पब्लिक पैसा भरेगी, तो टैक्सेस अगर बढ़ाएंगे हम तो कौन पैसा देगा, जो फार्मर्स हैं, जो पीजेंट्स हैं, जो कॉमन पीपल हैं, इनके लिए हम उनके ऊपर टैक्स बढ़ा देंगे। अभी तकलीफ क्या होगी, सरकारी खजाना तो शायद भर जाए, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, व्हाट विल हैपन, तो आपका अगर समझ लीजिए, आप पहले समझ लीजिए 10,000 रुपये कमा रहे थे और आप टैक्स भर रहे थे 1,000 रुपये, अभी आपको किंग ने क्या बोला, नहीं अभी अब तुमको 5,000 भरना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ यू आर इन अ प्रॉब्लम कि मेरा घर कैसे चलेगा, मैं अगर टैक्स भरूं तो मेरा घर कैसे चलेगा। सो दिस विल इंक्रीज द मिजरी ऑफ द पीपल एंड पीपल वुड स्टार्ट लूजिंग कॉन्फिडेंस ऑन द किंग, ठीक है। एंड बाय एंड लार्ज अभी मैं अपनी तकलीफ, मैं तकलीफ में हूँ, सूरज भी तकलीफ में है, वो भी तकलीफ में है, सब लोग तकलीफ में हैं, तो एक दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, अरे यार देखो टैक्स इतना बढ़ा दिया, तो अभी ये तकलीफ क्या होगी, स्प्रेड आउट होगी, धीरे 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 दिस विल स्प्रेड आउट एंड धीरे 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 एक पूरी मानसिकता बन जाएगी कि भाई हमारा किंग यूजलेस है, बिकॉज वी आर पेइंग अ हैवी टैक्स फॉर द वॉर्स विच हैव बीन फॉट, जिससे हमको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन पैसा हमको भरना पड़ रहा है, ठीक है। मेहनत हम करें, टैक्स हमको भरना पड़े, ठीक है, और फैसिलिटी कुछ नहीं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वाज पाइलिंग अप, ठीक है, समझ में आ रहा है, रूट कॉज समझ में आ रहा है। ही फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी, नाउ in order to run the administration, in order to run the country, obviously he would need money and the only way to extract money was common people। अभी common people पे ये burden pass out होगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, रूट कॉज समझ में आ रहा है। Although the king was good, although he belonged to a ruling family, although he was young, although he had a kind heart, he was married and well settled, but this was the main problem, ठीक है, because of frequent wars। उस टाइम पे बहुत wars होते थे, बहुत wars होते थे। आपने सुना रहेगा आज से 1 साल पहले रशिया और यूक्रेन में वॉर चालू हुआ, लुक एट इट, कैसे मतलब पूरा देश की अर्थव्यवस्था चेंज हो गई, कितने लोगों को इम्पैक्ट हो गया, ठीक है, एक वॉर पे इतना इम्पैक्ट हो रहा है, और उस टाइम पे तो हज़ारों वॉर्स होते थे, ठीक है, कोई ठिकाना नहीं, कोई भी कहीं से भी अटैक कर रहा है, उससे डिफेंस करने के लिए या उसको अटैक करने के लिए काफ़ी सारे वॉर्स लड़े जाते थे, और इन वॉर्स में सरकारी खजाना खाली होता था, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द रूट कॉज, व्हाट इज द रूट कॉज फॉर दिस रेवोल्यूशन, बिकॉज व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन ही फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी, ही फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। आर वी क्लियर, ठीक है, चलिए। व्हाई ट्रेजरी वाज एम्प्टी, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर ड्रेन्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, बहुत सालों तक ये जो लड़ाइयां चलती रही, ठीक है, इट ड्रेन्ड आउट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज खत्म हो चुके थे, ठीक है, बहुत सालों तक ये वॉर चल रहा था। कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एक्स्ट्रावैगेंट कोर्ट एट इमेंस पैलेस ऑफ वर्सालिस, ये बेसिकली वर्सालिस है, ठीक है, ओके। अभी ये देखिए, ये पैलेस ऑफ वर्सालिस है, ठीक है, पैलेस ऑफ वर्सालिस है, अभी आप देख रहे हैं कितना बड़ा है ये, ठीक है, इसको मेंटेन करने के लिए कितना खर्चा लगेगा, ठीक है, इतने सारे लोग यहाँ पे हैं, उनको सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है, बहुत बड़ा एक पैलेस है वर्सालिस, और इस वर्सालिस को मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ा खर्चा लग रहा है, तो वॉर्स ड्रेन आउट करेंगे ही, प्लस इफ यू लुक एट दिस एंटायर ह्यूज पैलेस, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट विच वाज बीइंग पेड इन ऑर्डर टू मेंटेन इट, ठीक है, तो ये आपका बहुत एक्सपेंसिव अफेयर होता जा रहा था, ठीक है। सो बाय एंड लार्ज the treasury was getting empty, ठीक है। so what were the main causes for treasury getting empty, because of long years of war, and secondly the palace maintenance was pretty high, ठीक है, okay। debt, जब उन्होंने थ्रोन को ऑक्युपाई किया तो ऑलरेडी उधारी थी पैलेस पे, कितनी की, मतलब पूरे किंगडम पे 2 मिलियन लिवेर्स, लिवेर्स मतलब उनकी करेंसी होती है, फ्रांस में ये करेंसी होती है, जैसे हमारे रुपीज है तो वहां पे लिवेर्स होता था, ठीक है, अंडर लुइस, तो इतना बड़ा एक खजाना था, इतना बड़ा एक उधारी था पहले से, ठीक है। फ्रांस हेल्प 13 ब्रिटिश कॉलोनीज टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन वॉर एंड बिलियन लिवेर्स टू द डेब्ट, तो इन्होंने क्या किया, सिर्फ अपना ही लड़ाई नहीं लड़ा, ब्रिटेन के लिए भी लड़ाई लड़ा, ठीक है, जिसके वजह से और ज्यादा स्ट्रेन पड़ गया इनके ट्रेजरी में। आर वी गेटिंग दिस पीपल, ठीक है। सो बाय एंड लार्ज क्या हो रहा था, ट्रेजरी खाली होती जा रही थी, ठीक है। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, फ्रांस का तो था ही, प्लस इसका भी, ठीक है। लेंडर्स हु गेव स्टेट क्रेडिट बिगैन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट, अभी जिन लोगों ने इनको उधारी दी थी, किसको, फ्रांस को, ठीक है, अभी ये 10% क्रेडिट चार्ज, मतलब इंटरेस्ट समझते हैं, आपने 100 रुपये लिया, आपको 10% का इंटरेस्ट लगा, मतलब आपको लौटाते समय 110 देना पड़ेगा, जिससे भी आप ले रहे हैं। तो जिन्होंने भी
फ्रांस को या किंग को उधारी दी थी, अभी इन लोग क्या करने लगे, 10% उसमें इंटरेस्ट लगाने लगे। ठीक है, तो ऑलरेडी 2 मिलियन के डेट में है और इस पे और 10% इंटरेस्ट लगने लगा, तो और ज्यादा स्ट्रेन बढ़ने लगा। ठीक है, सो फ्रेंच गवर्नमेंट obliged टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, सो इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स, दिस वॉज बेसिकली रिक्वायर्ड, भाई देना तो पड़ेगा ही, जिनसे पैसा लिया उनको वापस देना पड़ेगा, अदरवाइज उनसे या तो लड़ लो या तो फिर दोबारा कभी वो उधारी आपको देंगे नहीं। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट वाज बेसिकली ट्रेजरी वाज गेटिंग एम्प्टीड। ओके, द गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्सेस फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्सेस को बढ़ा दिया। ठीक है, यही एक तरीका था, लोगों से ही पैसा वसूली करना है, कहां से भरेंगे हम सरकारी खजाना। ठीक है, सो द गवर्नमेंट स्टार्टेड टू इंक्रीज टैक्सेस टू मीट एक्सपेंसेस। ठीक है, कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, आर्मी को मेंटेन करने के लिए एक्सपेंस रहेगा, कोर्ट को मेंटेन करने के लिए, ये जो आपका पूरा पैलेस है इसमें सिर्फ किंग तो रहेगा नहीं, किंग के असिस्टेंट्स रहेंगे, उनके मिनिस्टर्स रहेंगे, किंग के नोबलमैन रहेंगे, पूरा जो है कोर्ट, तो कोर्ट मेंटेनेंस एक है। गवर्नमेंट ऑफिसेस और यूनिवर्सिटीज, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस और यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो सरकारी पूरे काम को मेंटेन करने के लिए बहुत बड़े पैसे की जरूरत थी। ये तो नॉर्मल चीजें हैं, प्लस वॉर्स। ठीक है, प्लस वॉर्स, तो इसके वजह से, और प्लस जो डेट था उस पर 10% का इंटरेस्ट लग गया है। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द एंटायर वर्साइलेस कोर्ट, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द आर्मी, इन ऑर्डर टू मेंटेन द कोर्ट, इन ऑर्डर टू मेंटेन द गवर्नमेंट ऑफिसेस और यूनिवर्सिटीज, प्लस इन ऑर्डर टू मेंटेन द फ्रीक्वेंट वॉर्स दैट वेर हैपनिंग, there was a huge requirement of money. Also the debt was piling up with a 10% interest, because of which there was a huge strain. तो अभी इसके पास और कोई चारा बचा नहीं, कॉमन पीपल को ही हम स्क्वीज आउट करेंगे। ठीक है, सो दैट वाज द ओनली ऑप्शन दैट वाज लेफ्ट। तो फ्रेंच सोसाइटी, अभी देखिए बहुत जरूरी है इस चीज को सोचना समझना। ठीक है, जो फ्रेंच सोसाइटी हुआ करती थी, सोसाइटी स्टेट्स इन फ्रांस, क्या क्या होता था, एक होता था क्लर्गी, इसको हम बोलते हैं, हम समझेंगे क्या क्या चीजें हैं ये है आपका फर्स्ट एस्टेट, नोबिलिटी, सेकंड एस्टेट, ठीक है, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट ऑफिसर्स, लॉयर्स, ठीक है, पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, ठीक है, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस, लेबर एंड सर्वेंट्स, ये होता था आपका थर्ड स्टेट। ओके, इसको समझिए। ठीक है, क्लर्गी क्या होता है, व्हाट इज क्लर्गी, तो ये पूरी जो फ्रेंच सोसाइटी थी ये इन 3 में डिवाइडेड थी। इट वाज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3, क्लर्गी मैन जिसको हम बोलते थे, ठीक है, नोबिलिटी और नोबलमैन जिसको हम बोलते हैं, एंड थर्ड वन वाज द कॉमन पीपल। ठीक है, इन तीनों में बटा हुआ था। ठीक है, अभी इन तीनों का समझिए क्या है। क्लर्गी मैन कौन होते हैं, देखो हमारे सोसाइटी में क्या होता है कि जब एजुकेशन का लेवल वीक होता है, सो दैट मीन रिलाई ऑन पीपल हु आर एजुकेटेड, पंडित लोग जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे प्रीस्ट लोग हुआ करते थे। ये प्रीस्ट लोग क्या करते थे, भाई बोल दिया उन्होंने कि बाइबल में ना ये लिखा हुआ है, तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर ये फल आएगा। हाँ चलो मान लेंगे भाई साहब हम, क्योंकि हमने तो बाइबल पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाता है। ठीक है, सो पीपल हु हैव, क्योंकि लोग ज़्यादा करके एजुकेटेड नहीं थे, बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं मालूम है उनको, मैंने बोल दिया हाँ मैंने बाइबल पढ़ा है, ये लिखा हुआ है कि तुम अगर आज लेट आए ना तुमको पाप लग जाएगा। हाँ भाई लेट नहीं आना है फिर। ठीक है, तो ऐसा होता था। ठीक है, सो क्लर्गी मैन हैड अ ह्यूज रिस्पेक्ट। क्लर्गी मैन मतलब उस टाइम पे प्रीस्ट लोग हुआ करते थे, प्रीस्ट मतलब पंडित लोग, मतलब फादर्स लोग। ठीक है, अभी इनका कैसा सिस्टम था, इन्होंने जो बोल दिया वही करना है। ठीक है, इन्होंने जो बोल दिया पूरे समाज को वैसे ही चलना है। सो दे हैड अ ह्यूज होल्ड ऑन द एंटायर फ्रेंच सोसाइटी। क्लर्गी मैन वेरी पावरफुल। अभी जैसे आज की तारीख में अगर आप किसी पंडित की बात करें तो मंदिर में रहता होगा, थोड़ी बहुत उसकी उसको जो भी लोग पूजा चढ़ावा देते हैं उससे उसका चलता होगा। ठीक है, पहले ऐसे नहीं था। ये क्लर्गी मैन बहुत स्ट्रांग थे, इनके पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हुआ करती थी, इनको बड़े बड़े पैसे मिलते थे। ठीक है, ये बहुत पावरफुल हुआ करते थे, आज की पंडित की तरह नहीं है ये। ठीक है, दे वर वेरी पावरफुल। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी। नोबिलिटी, अभी नोबल मैन क्या होते हैं, जो किंग हैं और किंग के लोग हैं। ठीक है, इसमें किंग आता है, किंग की फैमिली आती है, प्लस किंग के कोर्ट में जो लोग हैं वो भी, मतलब जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सब आ जाते हैं। नोबल मैन, नोबिलिटी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, सो ये भी किंग के क्लोज थे, तो ऑब्वियसली दे ऑल्सो हैड प्रॉपर्टीज इन देयर नेम्स, दे ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ मनी विद देम। तो ये दोनों जो थे वो रिच क्लास थे। ठीक है, अभी आता है कॉमन पीपल का क्लास। कॉमन पीपल का क्लास में जो लोग बिजनेस करते हैं, मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स, ठीक है, लॉयर्स, ठीक है,
पीजेंट्स एंड आर्टिशंस, फार्मर्स वगैरह। आर्टिशन मतलब जो घड़ा वगैरह बनाते हैं, फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, ये सारे आर्टिशंस हैं, ठीक है। आर्टिशंस, व्हाट एल्स, स्मॉल पीजेंट्स, छोटे मोटे फार्मर। लैंडलेस लेबर, लैंडलेस लेबर मतलब समझते हैं, मतलब ऐसा फार्मर जिसके पास खुद की जमीन ना हो, जो दूसरे की जमीन में काम करे और वहां से पैसा कमाए, ठीक है। मजदूरी बोलते हैं ना, मजदूरी, तो दूसरे की जमीन में काम करके पैसा कमा रहा है, ठीक है। तो सारे लोग, ये सारे लोग इस थर्ड स्टेट में आते हैं, ठीक है। अभी मैट्रिक्स को समझिए। अभी हमने देखा सरकारी खजाना खाली हो गया है, किसके लिए? बहुत सारे वॉर्स के लिए, प्लस इन ऑर्डर टू मेंटेन वर्साइलेस एज अ कोर्ट, ठीक है। बहुत सारा एक्सपेंसेस आया और फिर क्या हो गया, पूरा सरकारी खजाना खाली हो चुका था। तो ऑब्वियसली द मोनार्क और द किंग हैड नो अदर ऑप्शंस बट टू इम्पोज हाई टैक्सेस। किस पे हाई टैक्सेस इम्पोज करेंगे? इस पे नहीं, इस पे नहीं, इस पे, ये थर्ड स्टेट पे। ये थर्ड स्टेट ये खामियाजा भरेगा, ठीक है। दिस थर्ड स्टेट वाज बेसिकली लायबल टू पे दोस टैक्सेस। तो पूरा बर्डन आ गया इनके ऊपर, ठीक है, पूरा बर्डन आ गया इनके ऊपर। अभी देखो जो बिग बिजनेसमैन हैं वो फिर भी थोड़ा बहुत संभाल लेंगे, लेकिन ये जो है ये मजदूर लोग हैं, पुअर फार्मर्स हैं, इनके ऊपर कैसे संभालेंगे? हाउ विल दे कोप अप विद द इंक्रीज टैक्सेस? और इसीलिए चालू हुआ रेवोल्यूशन। समझ में आ रहा है व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेवोल्यूशन एंड हाउ इट बेसिकली स्प्रैंग अप, ठीक है। तो मिजरी इस क्लास में थी जो थर्ड स्टेट था, ठीक है। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेट वाज बेसिकली फॉर क्लर्गीमैन, सेकंड स्टेट वाज बिलोंगिंग टू नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट वाज कॉमन पीपल। एंड कॉमन पीपल इंक्लूडेड एवरीवन, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ठीक है, आपका पुअर पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स, एवरीबडी गॉट इंक्लूडेड इन द थर्ड स्टेट, ठीक है, बेसिकली कॉमन पीपल, ओके। तो एस्टेट देखो, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, ओके। कॉम्पोजिशन हम देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेट कौन होगा, कौन हो गया बोलो? फर्स्ट स्टेट दिस वाज बेसिकली प्रीस्ट एंड क्लर्गी। जैसे मैंने आपको बोला क्लर्गीमैन, जो लोग प्रीस्ट लोग हैं, फादर्स लोग हैं, जो मतलब हम जैसे पंडित बोलते हैं तो वहां पे क्रिश्चियंस में फादर्स बोलते हैं, ठीक है। सो दीज वेयर द प्रीस्ट एंड द क्लर्गी, ठीक है। सेकंड स्टेट में कौन आ जाएगा? नोबल्स एंड लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। नोबल्स एंड लैंडलॉर्ड्स ये ज्यादा करके किंग के लोग हैं, किंग की फैमिली के लोग, किंग के जो मिनिस्टर्स हैं, प्लस उनके जो लैंडलॉर्ड्स हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर नोबल्स एंड लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड्स मतलब समझते हैं जो लोग जमीन है, जिनकी बड़ी बड़ी जमीनें हैं, ठीक है, ओके, लैंडलॉर्ड्स। और क्या है भाई साहब, इस थर्ड स्टेट में कौन कौन आ जाएगा? डॉक्टर्स, लॉयर्स, वर्कर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पीजेंट्स, ठीक है, सर्फ्स, ठीक है, आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन, प्रोफेशनल एक्सेट्रा, ठीक है। सर्फ मतलब डॉक्टर्स, लॉयर्स, वर्कर्स, समझ में आ रहा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जो लोग गवर्नमेंट का काम करते हैं, पीजेंट्स, ठीक है। सर्फ्स मतलब जो लोग छोटे छोटे पैसे को देते हैं और उसमें कमाते हैं, ठीक है, छोटा छोटा धंधा जिसमें। आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन, ठीक है, क्राफ्ट्समैन जो क्राफ्ट वगैरह बनाते हैं। प्रोफेशनल्स, ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, ठीक है। कारपेंटर हो गया, कारपेंटर इज ऑल्सो अ प्रोफेशन। इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। तो ये सारे आपके भाई साहब हो गए थर्ड स्टेट के लोग, जो कॉमन लोग हैं, ठीक है, ओके। पॉपुलेशन, अभी हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। पॉपुलेशन कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है इन तीन स्टेट्स में, पॉपुलेशन कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाउ इज द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स दीज थ्री स्टेट्स, ठीक है। सो लेट्स लुक एट इट। यहां पे फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट में सिर्फ 10% पॉपुलेशन है। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? फर्स्ट स्टेट हो गया आपका क्लर्गीमैन, सेकेंड स्टेट हो गया आपका नोबलमैन, और इनमें सिर्फ 10% ही पॉपुलेशन है। मतलब बाकी का 90% कहां पे होगा? दिस इज द थर्ड स्टेट विच इज बेसिकली कॉम्प्रोमाइजिंग 90% ऑफ द पॉपुलेशन। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अभी टैक्स किस पे लोड आ रहा है? इस 90% पे। अगर 90% एक हो गया तो काफी भारी पड़ जाएगा इस 10% पे, है कि नहीं? दिस इज द रेवोल्यूशन। धीरे धीरे इन 90% लोगों में जागरूकता फैलने लगी। धीरे धीरे 90% लोग समझने लगे कि भाई हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये तो मजे कर रहे हैं, ठीक है, हम टैक्स पे कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं और हमको ही सारी चीजें नहीं मिल रही हैं। वी आर द वंस हु आर गेटिंग डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ, ठीक है। सो ये 90% पे लोड आने लगा। 90% की तादाद बहुत होती है और ये धीरे धीरे एकजुट होने लगे और इसी में हुआ रेवोल्यूशन। समझ में आ रहा है ये? दिस वॉज नॉट द क्राउड, दिस वॉज द क्राउड विच वॉज राइजिंग अप टू अ रेवोल्यूशन। सोसाइटी का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, किस वजह से रेवोल्यूशन हुआ और किस एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी पे हुआ, समझ में आ रहा है? जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, इनको कुछ नहीं पड़ी है, इनके तो पैसा मजे हैं, पैसा आ रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टी है, लाइफ एकदम सेट है, ठीक है, ये क्यों रेवोल्यूशन करेंगे? ये रेवोल्यूशन नहीं करेंगे। दीज आर द वंस हु आर बेयरिंग द एंटायर ग्रीवियंस ऑफ हाई टैक्सेस एंड दीज आर द वंस हु विल बी पेइंग, ठीक है, ओके।
प्रॉपर्टी, अभी देखो प्रॉपर्टी, 10% पॉपुलेशन के पास 60% प्रॉपर्टी है, इसको समझिए, ठीक है। पूरे देश का 10% है ये, लेकिन इनके पास 60% प्रॉपर्टी है। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? 10% के पास 60% प्रॉपर्टी है। ये किंग्स, नोबलमैन, प्रीस्ट, ये जितने भी हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेट में, इनके पास भाई साहब प्रॉपर्टी भरपूर है, 60%, मतलब इनके पास पैसा है, ठीक है। ओके, सो दैट दे हैव द मैक्सिमम चंप, जबकि ये लोगों के पास सिर्फ 40% प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो यू आर सीइंग हाउ बेसिक एमिनिटीज आर गेटिंग डिनाइड। जो 90% पब्लिक है उसके पास सिर्फ 40% प्रॉपर्टी है, जो 10% पब्लिक है उसके पास पूरे कंट्री की 60% प्रॉपर्टी है, ठीक है। पूरा इम्बैलेंस समझ में आ रहा है? इम्बैलेंस इज द मेन कॉज फॉर एनी काइंड ऑफ रेवोल्यूशन। किसी भी काइंड ऑफ रेवोल्यूशन के लिए इम्बैलेंस इज द मेन कॉज। क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके, चलिए और देखते हैं हम सोशल कंडीशंस देखते हैं। सोशल कंडीशंस, ठीक है। सिर्फ इनकम ही सब कुछ नहीं होता है, आपके सोशल कंडीशंस भी होते हैं। जैसे मैं अगर बोलूं कि आपको एक जॉब मिल रहा है, आपको दिन का 10,000 रुपये मिलेगा, लेकिन 20 घंटे काम करने पड़ेंगे, ठीक है। आप शायद बोलेंगे अरे वाह 10,000, लेकिन 20 घंटा काम करना खाने का काम नहीं होता है। मतलब 4 घंटे में आप नहाना, धोना, सोना सब कुछ निपटाना पड़ेगा आपको, फिर जो ट्रैवलिंग का है वो भी, ठीक है। So this will become, although 10,000 is good amount of money that you might be getting, but your social condition or your working conditions are very pathetic. बहुत ही deprived conditions में हैं आप, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो ये होती है social conditions। मतलब यहाँ पे तो हमने देखा इस imbalance को समझा, अभी हम social conditions के aspect में इस imbalance को समझेंगे, ठीक है। So what were the social conditions and what was the imbalance? ये first state है very prosperous, pleasure loving। भाई साहब इनके जीवन में ये आशियां हैं, क्यों? पैसा है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। वेरी प्रॉस्परस, प्रॉस्परस मतलब पैसा, और प्लेजर लिविंग, इनको जो चाहे शिकार पे जाना है, चलो शिकार पे जाते हैं हम, ठीक है। जो कॉमन इंसान है वो सोचेगा भाई साहब 2 रोटी कैसे जुगाड़ करूं अपने फैमिली के लिए, ठीक है। ये भाई साहब शिकार पे जा रहे हैं, ठीक है, रंगरलियां मना रहे हैं, ठीक है, घूमने जा रहे हैं। तो ऐसा था इनका, दे आर प्लेजर लविंग एंड दे आर प्रॉस्परस। पैसा है तो प्लेजर लविंग है, ठीक है। ओके, लग्जरी एंड प्लेजर, इनका भाई साहब जीवन में लग्जरी एंड प्लेजर, दे वर प्रॉस्परस एंड प्लेजर लिविंग एंड दे वर लग्जरी एंड प्लेजर। लग्जरी मतलब आराम से, इत्मीनान से, ठीक है। लग्जरी मतलब बहुत, जैसे अगर मैं बोलूं कि आपका घर वो लग्जरी नहीं है, आप जहां पे रहते हैं वो आपकी नेसेसिटी है, ठीक है। लेकिन घर को आपने बहुत आलीशान बनाया अगर, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा इंटीरियर्स बनाए, तो वो एक लग्जरी हो सकती है, ठीक है। तो ये ऐसा होता है लग्जरी, मतलब जो आपके नेसेसिटी के ऊपर हो उसको हम बोलते हैं लग्जरी, ठीक है। एनीथिंग विच इज बियॉन्ड योर नेसेसिटी टू मेंटेन योर लाइफ, एनीथिंग विच इज बियॉन्ड योर नेसेसिटी इज टर्म्ड एज लग्जरी। इनके जीवन में भरपूर लग्जरी, ठीक है। प्लेजर, एकदम आनंद में इन दोनों क्लासेस का जीवन बीत रहा है। प्रॉपर्टी है, पैसा है, ठीक है, और 60% प्रॉपर्टी है पूरे कंट्री का, ठीक है। ओके, एजुकेटेड क्लास वाज फाइनेंशियली साउंड। यहां पे देखो अगर थोड़ा बहुत पैसा उनके पास था जो एजुकेटेड थे। द कंडीशन ऑफ फार्मर्स एंड सर्व्स, जो छोटे छोटे मजदूर हैं, फार्मर्स हैं, वाज मिजरेबल एज दे वर्क लाइक बॉन्डेड लेबर्स। ये बंधुआ मजदूर की तरह काम करते थे। बॉन्डेड लेबर्स मतलब समझ में आता है व्हाट इज बॉन्डेड लेबर्स? जिनके हाथ पैर बंधे हो भाई साहब, अरे क्या करेंगे भाई साहब, अगर पैसा नहीं आया तो बच्चे क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे, ऐसा, ठीक है। सो एडुकेटेड क्लास, जो इनमें थर्ड स्टेट में जो लोग एडुकेटेड थे उनका कंडीशन फाइनेंशियली फिर भी थोड़ा अच्छा था, थोड़ा सा अच्छा था। लेकिन जो लोग पीजेंट्स थे, पुअर फार्मर्स थे, देयर कंडीशन वाज मिजरेबल। मिजरेबल मतलब बहुत बुरी हालत थी उनकी, ठीक है। बिकॉज दे वर्क लाइक बॉन्डेड लेबर्स। हाँ, 14 घंटा काम तो 14 घंटा काम, 2 रोटी तो मिल जाएगा, ठीक है। दे डिडंट हैव मनी, दे डिडंट हैव प्रॉपर्टी, ठीक है। ओके, तो समझ में आ रहा है एक क्लास कैसे इट वॉज फीलिंग एलियनेटेड, ठीक है। इट वॉज फीलिंग दैट द एंटायर थिंग इज, अभी देखिए प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस मतलब जो आपके व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिविलेजेस? एनीवन? हाँ, सुविधा बोल सकते हैं, सुविधा, ठीक है। जो सुख सुविधाएं आपको मिल रही हैं, ठीक है, जैसे पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसेशंस। अभी देखो आपको प्रिविलेजेस मतलब इनको हाई टैक्स पे करना पड़ रहा है, इनके पास कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ा, ठीक है। इनको वैसा पॉलिटिकल राइट्स, अभी इन्होंने बोला कि हाँ ये मिनिस्टर ना ठीक नहीं है, चलो इसको हटाओ, दूसरे को लगाओ। अरे ये वाला जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना ये सही नहीं है, दूसरे को रिप्लेस कर दिया। मतलब इनके पॉलिटिकल राइट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। पूरे देश के पॉलिटिक्स को ये कंट्रोल कर सकते हैं। एंड दे हैड ह्यूज इकोनॉमिक कंसेशंस। उनके लैंड पे कोई टैक्स नहीं होगा, उनका जो इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं होगा,
गरीब मजदूर लोगों पे टैक्स लग रहा है, ठीक है। सो दे इंजॉयड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसेशंस, कंसेशंस मतलब छूट, फ्री, ठीक है, सब्सिडी जिसको बोलते हैं, ये सब इनको आराम से मिल रहा है, ठीक है। कहीं भी आना जाना हुआ तो टिकट नहीं लगेगा इनको, ठीक है, तो वैसा है, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड जुडिशियल पोस्ट, हेरिडिटरी, जितने भी पॉलिटिकल पोस्ट होंगे, जैसे समझ लो एक किंग है तो उसका बेटा ही किंग बनेगा, उसका बेटा ही किंग बनेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इफ देयर इज अ किंग ओनली हिज, और तो हेरिडिटरी मतलब समझ में आ रहा है, व्हाट डू वी मीन बाय हेरिडिटरी? हेरिडिटरी मतलब उसका ही, ठीक है, उसका बेटा ही किंग बनेगा, इसका बेटा ही किंग बनेगा, इसका बेटा ही किंग बनेगा, चाहे वो लायक हो या ना हो, ठीक है, वेदर इज डिजर्विंग टू बिकम अ किंग और एन एडमिनिस्ट्रेटर और नॉट, ही विल बेसिकली बी हेरिडिटरी, ठीक है। सो जितने भी आपके पॉलिटिकल पोस्ट हैं, जितने भी आपके मिलिट्री पोस्ट हैं और जितने भी आपके जुडिशियल पोस्ट हैं, ठीक है, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? ऑल ऑफ दीज वेर हेरिडिटरी। पॉलिटिकल पोस्ट मतलब क्या हो जाए? जितने भी मिनिस्टर्स हैं। मिलिट्री पोस्ट मतलब जो भी आर्मी के चीफ हैं, जो भी आर्मी के जितने भी हैं वो सारे, ठीक है। और क्या हो जाएगा बोलो? जुडिशियल पोस्ट, जो जस्टिस के पोस्ट होते हैं, ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे? हेरिडिटरी, मतलब उनका बेटा ही बन सकता है, ठीक है, उनके फैमिली का इंसान ही बन सकता है। सो दीज वे हेरिडिटरी, मतलब कोई लायक हो या ना हो वही बन जाएगा, ठीक है। सो ये इनका सेकेंड स्टेट का बेनिफिट था, एडवांटेज था। अभी यहाँ पे देखते हैं प्रिविलेजेस। देखो, जो एडुकेटेड है, जो टैलेंटेड है, ठीक है, जिसको चीजें समझ में आती हैं, ठीक है, उसको भी ये सब जॉब्स नहीं मिलेंगी। सो एडुकेटेड क्लास वाज डिप्राइव्ड ऑफ हायर पोस्ट, उसको हायर पोस्ट नहीं मिलेगा, उसको गवर्नमेंट में हायर पोस्ट नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक पियोन की नौकरी कर सकता है वो, ज़्यादा से ज़्यादा एक जस्ट क्लर्क की नौकरी कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। सो इन स्पाइट ऑफ बीइंग एडुकेटेड एंड टैलेंटेड, स्टिल पीपल वर डिप्राइव्ड ऑफ हायर पोस्ट। सो ये पूरा जो थर्ड स्टेट था, ये धीरे धीरे क्या होने लगा भाई साहब? इसके ऊपर टैक्स भी ज़्यादा, प्रॉपर्टी इनकी कम, इनके ऊपर इनकम कम, उसके ऊपर इनके जो राइट्स हैं वो भी इनको नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। अगर कोई एडुकेटेड है तो उसको हायर पोस्ट मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है। सो दैट इज हाउ द डिप्राइव। सो दिस, तो आप अगर देखोगे इस पूरे सोसाइटी सेटअप में, इन लोगों को तो कोई परेशानी नहीं, इनका तो जीवन चल रहा है, परेशानी इन लोगों को है। ये लोग जो है तो धीरे धीरे दे स्टार्टेड कंबाइनिंग एंड दे स्टार्टेड फॉर्मिंग अ यूनियन एंड देन दे स्टार्टेड टू रिवोल्ट। समझ में आ रहा है रिवोल्ट क्यों होगा? ठीक है, तो किसी भी रिवोल्ट को समझने के लिए पहले किस सोसाइटियल स्ट्रक्चर में सब लोग हैं उसको समझना जरूरी होता है, क्योंकि वहां से हमको रीजन मिलता है, ठीक है। दैट्स हाउ वी बेसिकली गेट द रीजन, ठीक है। नहीं, ओके, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। अभी देखो, जो मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास है मतलब वर्कर्स का क्लास, लॉयर्स का क्लास, प्रोफेशनल्स का क्लास, जिनको कोई राइट्स नहीं मिली हैं, जिन पे हायर टैक्सेस का बर्डन है, जिनके जितने भी एमिनिटीज हैं, कोई प्रिविलेजेस जिनको नहीं मिला है, ठीक है, ये एक डिप्राइव्ड क्लास है। अभी ये क्या कर रहा है? इसको धीरे धीरे समझ में आ रहा है सोसाइटी का स्ट्रक्चर, मतलब हम पर शोषण हो रहा है। एनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस, तो इन्होंने बोला कि भाई हम इनके प्रिविलेजेस को भी बंद करेंगे। इनको जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं इन टर्म्स ऑफ इनकम, इन टर्म्स ऑफ कंसेशंस दैट दे आर गेटिंग फॉर पेइंग टैक्सेस, इन टर्म्स ऑफ द ह्यूज प्रॉपर्टी दैट दे हैव, इन टर्म्स ऑफ द ह्यूज लग्जरियस लाइफस्टाइल दैट दे हैव, वी विल नाउ कट डाउन ऑन देम, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पैसे से ही हो रहा है, इनकी सारी अय्याशियां तो हमारे पैसे से हो रही हैं। सो दे आर नाउ बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो ग्रोइंग मिडिल क्लास, ग्रोइंग मिडिल क्लास क्यों बोलेंगे? क्योंकि धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी और धीरे धीरे इनके अंदर ज्ञान भी बढ़ रहा था, मतलब दे वर नाउ बिकमिंग एडुकेटेड। क्योंकि आप जब तक पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, मतलब अनपढ़ रहेंगे, तो आपको अपनी ह्यूमन राइट्स समझ में नहीं आएगी। जैसे जैसे आप पढ़ाई लिखाई करेंगे, देन यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई राइट्स क्या हैं, और यहाँ पे वायलेशन ऑफ राइट्स हो रहा था, ठीक है, क्लियर है? ओके। So peasants and workers had participated in revolts, lacked the means and programs to carry out full scale। तो आपका देखो जितने भी peasants थे और workers थे, इनका क्या होने लगा कि भाई अब इनके पास बहुत बड़ी तादाद में एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करके रिवोल्ट करने के साधन नहीं थे, ठीक है, बट दे वर ग्रेजुअली गिविंग अप, ठीक है, ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी, इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड गुड स्केर्सिटी, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा था? देखो क्या बढ़ रहा है, आपका टैक्सेस बढ़ रहा है
और गुड्स की स्केर्सिटी बढ़ रही है। गुड्स की स्केर्सिटी मतलब क्या होता है, जो हमारे जीवन को चलाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकताएं हैं, तो दे आर नोन एज बेसिक गुड्स, और इनकी कमी होने लगी। ठीक है, देयर वाज अ बिग स्केर्सिटी, स्केर्सिटी मतलब कमी। तो अभी इन सब चीज़ों के चलते इन लोग अभी रिवोल्ट करने लगे। ठीक है, दे स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग अ रिवोल्ट। ठीक है, धीरे धीरे ये जमा होने लगे। तो 18th सेंचुरी जैसे ही आता है, हमको दिखता है यहाँ पे धीरे धीरे सोशल ग्रुप्स बनने लगे। सोशल ग्रुप्स बनने लगे तो मतलब जैसे पीजेंट्स का एक ग्रुप बन गया, फार्मर्स का एक ग्रुप बन गया, लॉयर्स का एक ग्रुप बन गया, डॉक्टर्स का एक ग्रुप बन गया। सो दीज पीपल नाउ स्टार्टेड फॉर्मिंग ग्रुप्स, और ग्रुप्स में प्रॉब्लम्स ज़्यादा डिस्कस होती हैं। ठीक है, हमारे ऊपर इतना टैक्स है, ये ग्रुप्स में इनपुट्स भी ज़्यादा आते हैं। सो दे started emergence of social groups, earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods। तो इनका भाई साहब क्या हो रहा था, धीरे धीरे ये भी अभी पैसा कमाने लगे थे थोड़ा बहुत। ठीक है, ये अभी अपना जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो लोग मर्चेंट्स हैं या बिजनेसमैन हैं, लोकल बिजनेसमैन हैं, वो क्या कर रहे थे, अभी अपने प्रोडक्ट्स को बाहर बेच रहे थे। ठीक है, कंट्री के बाहर, ओवरसीज ट्रेड। ठीक है, एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। तो इनका जो भी पैसा है थोड़ा बढ़ रहा था। पैसा और एजुकेशन दोनों अभी मिडिल क्लास में बढ़ने लगा धीरे धीरे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, और जैसे जैसे ये होने लगा तब उनको अपना पावर का रियलाइज होने लगा। ठीक है, दे स्टार्टेड रियलाइजिंग देयर पावर। ठीक है, थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशनल्स सच एज लॉयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। तो इसमें भाई साहब लॉयर्स भी थे, पीजेंट्स भी थे, फार्मर्स भी थे, वर्किंग क्लास भी था, सब लोग थे इसमें। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर क्लर्गी एंड नोबलमैन, एवरीबडी बिलोंग टू दिस थर्ड स्टेट, एंड दिस वाज द स्टेट ऑफ द मिडिल क्लास। ठीक है, इसको हम बोलेंगे मिडिल क्लास स्टेट। ठीक है, सो वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स that were either exported or bought by the richer members of the society। तो यहाँ पे धीरे धीरे अभी क्या सेटअप होने लगा, वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स। तो अभी ये गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। ठीक है, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने लगा, और ये कौन हैंडल कर रहा था, मिडिल क्लास वाले लोग ही हैंडल कर रहे थे। तो धीरे धीरे इनके पास थोड़ा सा बहुत पैसा भी आने लगा। ठीक है, इधर एक्सपोर्टेड और बॉट बाय द रिचर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो ये इनको सीधा सीधा एक्सपोर्ट कर देते थे, या जो लोग बहुत पैसे वाले हैं उनको दे देते थे। ठीक है, सो दैट्स हाउ दीज थिंग्स स्टार्टेड कंपाइलिंग अप। क्लियर है क्या यहां तक कोई भी सवाल किसी को भी, एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? सो देखो, रिवोल्ट करेंगे ऐसा ही नहीं हो जाएगा। चार गरीब लोग अगर हो गए, एक जगह इकट्ठा हो गए, तो वो रिवोल्ट नहीं बन जाएगा। रिवोल्ट करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए। ठीक है, यू वुड नीड पीपल टू अलाइन, यू वुड नीड टू स्प्रेड द मैसेज। अभी जैसे आज की तारीख में आप किसी भी मतलब सोशल मीडिया के इतने प्लेटफॉर्म से आप अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे ये सब नहीं था। ठीक है, अगर आपको बहुत दूर तक अपने मैसेज को पहुंचाना है तो यू वुड नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, जिसके लिए पैसा ज़रूरी है। धीरे धीरे पैसा और एजुकेशन दोनों कॉमन पीपल में आ रहा था। पीपल वे गेटिंग एजुकेटेड एंड द सेम टाइम दे वर गेटिंग सम मनी एज वेल आउट ऑफ द डेली बिजनेस ट्रांजैक्शंस दैट दे वर डूइंग। ठीक है, तो टेक्सटाइल में थोड़ा पैसा था। जो लोग टेक्सटाइल से जुड़े हुए थे वो अपने गारमेंट्स को विद इन द कंट्री बेच रहे थे या बाहर भी बेच रहे थे, तो उनके पास थोड़ा बहुत पैसा आने लगा। सोसाइटी का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि किसी भी रेवोल्यूशन को अंजाम देने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। You would need some amount of money, and where would you get the money from? From the business transaction that you are doing daily, जो धीरे धीरे स्ट्रांग होता जा रहा था। ठीक है, धीरे धीरे ये स्ट्रांग होता जा रहा था, क्योंकि इनको बिजनेस, ये काम करने वाले लोग हैं। अभी इनको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे पैसा है तो इस पे ज़्यादा करेंगे। ठीक है, दीज आर पीपल हु वर इनटू वर्क। ये जो आपके क्लर्गी मैन है और नोबल मैन है, ये तो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, इनको काम धंधे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन ये काम करने वाले लोग हैं, और काम करने वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनको अगर मालूम चल गया कि कैसे हमको अपना बेस बनाना है, तो दैट इज हाउ दे स्टार्टेड। ठीक है, okay, all of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth। ये जो छोटे मोटे लोग थे आपके थर्ड स्टेट के, ठीक है, ये अभी धीरे धीरे क्या करने लगे, दे स्टार्टेड गेटिंग देमसेल्व्स एजुकेटेड। और अगर एजुकेटेड हो गए तो ये बोले कि भाई कोई भी बर्थ से प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अगर टैलेंटेड हैं तो आपको पोस्ट मिलना चाहिए। आप अगर टैलेंटेड नहीं हैं या आपको एजुकेशन नहीं है, देन यू शुड नॉट बी हायर्ड इन द फर्स्ट प्लेस। तो ये लोग क्या करने लगे, ऑल ऑफ दीज वेर एजुकेटेड, जितने भी आपके थर्ड स्टेट के लोग थे, दे वेर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। तो क्योंकि मैं राजा का बेटा हूं इसलिए मैं राजा बनूंगा, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि मैं किसी मिनिस्टर का बेटा हूं तो मैं ही मिनिस्टर बनूंगा, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि मैं किसी प्रीस्ट का बेटा हूं, नींद आ रही है, इसको जरा नहीं वो हाथ ही नीचे रख दीजिए।
क्योंकि मैं किसी प्रीस्ट का बेटा हूं तो मैं ही प्रीस्ट बनूंगा, ये जो हेरिडिटरी वाला फैक्टर है ये जाना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज हाउ थिंग्स वेर। सो ऑल ऑफ दीज वेर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाई बर्थ, ठीक है। किसी को भी प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, किसी को भी एक्स्ट्रा प्रेफरेंस नहीं मिलना चाहिए जस्ट बिकॉज अ पर्सन इज बॉर्न इन अ पर्टिकुलर फैमिली। अगर आपको कुछ बनना है तो अपने बलबूते पे बनिए, ऐसा था इनका वैसे, ठीक है। ओके ओके, दिस टू ट्रेटिस ऑफ गवर्नमेंट, तो इन्होंने क्या देखा, जॉन लॉक वाज बेसिकली अ राइटर बेसिकली इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ही बेसिकली पब्लिश टू ट्रीटिस ऑफ ट्रस्टीज ऑफ गवर्नमेंट, सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, ठीक है। तो इन्होंने इन सब चीजों पे काम किया। क्या हो गया, अरे क्या हो गया भाई साहब, तो in the last slide we saw what was basically John Locke. John Locke was basically a person, उन्होंने दो ट्रीटीज लिखी गवर्नमेंट पे और उन्होंने क्या किया कि भाई ये जो हो रहा है दिस इज रॉन्ग, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग, और उन्होंने बोला कि दिस हैज़ टू बी चेंज्ड। तो ऐसे हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो धीरे 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 पब्लिक में जागरूकता फैलाने लगे, ठीक है, कि ये जो आप सह रहे हैं ये गलत है, सहना नहीं है, ठीक है। ओके, सो अभी देखो स्ट्रगल टू सर्वाइव, जैसे 1715 में पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस वाज हाउ मच, 23 मिलियन, ठीक है। और यही चीज आपके 1789 तक क्या हो गया भाई साहब, 28 मिलियन हो गया। टिल 1715 द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस वाज हाउ मच, 23 मिलियन। बाय 1789 द पॉपुलेशन हैज गॉन टू 28 मिलियन। तो देयर इज अ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। आपका कितना बढ़ गया, 5 मिलियन बढ़ गया पॉपुलेशन, ठीक है। देयर वाज अ रैपिड इंक्रीज इन डिमांड। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो इन ऑर्डर टू सस्टेन लाइफ यू वुड नीड मोर गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे आपका राइज इन डिमांड होने लगा, ठीक है। तो राइज इन डिमांड होगा तो बिजनेस बढ़ेगा। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिड अ रैपिड इंक्रीज इन डिमांड, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिड नॉट इंक्रीज। अभी तकलीफ कहाँ से होती है कि जो फूड ग्रेन्स हो रहे थे, जो प्रोड्यूस हो रहे थे, दे वेर नॉट इंक्रीजिंग, ठीक है। एग्रीकल्चर में कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा था, तो अभी क्या होगा, स्ट्रगल होगा, ठीक है। किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। पॉपुलेशन के साथ जितना फूड है वो भी अगर इंक्रीज होता रहे तो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है लेकिन फूड रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, अफला तफली बढ़ेगी, किसी को खाने को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दिस विल क्रिएट एन इम्बैलेंस इन द सोसाइटी। ब्रेड वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ मेजोरिटी। ब्रेड मतलब समझते हैं पाव, स्टेपल डाइट मतलब उसी से वही खाकर लोग पेट भरते थे, ठीक है। ज़्यादा करके मेजॉरिटी लोग जो गरीब लोग थे, ठीक है, दे यूज टू फिल देयर स्टमक ओनली विद ब्रेड। उनके पास कोई चारा नहीं था, ठीक है, बिकॉज नॉट एवरी वन इज गोइंग टू गेट द डिजायर्ड फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। देयरफॉर प्राइस ऑफ ब्रेड रैपिडली इंक्रीज। तो अभी क्या देखा, किंग ने देखा कि अच्छा तो सब लोग अपना ब्रेड पे चला रहे हैं जीवन, तो इसका ही प्राइस बढ़ा दो, इस पे टैक्स लगा दो, ठीक है, इस पे भी टैक्स लगा दो, ये भी ना मिले लोगों को, ठीक है। पर्पस ये नहीं था कि लोगों को खाने को ना मिले, पर्पस ये था कि जहां जो चीज़ ज़्यादा बिक रही है उस पर अगर हम हाई टैक्स लगाएंगे तो ज़्यादा टैक्स मिलेगा, हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा, सरकारी खजाना ज़्यादा भरेगा, ठीक है। सो देयरफॉर प्राइस ऑफ ब्रेड रैपिडली इंक्रीज्ड, ठीक है। मेनी वेयर वर्कर्स ऑन फिक्स्ड वेजेस, ठीक है। फिक्स्ड वेजेस थे इनकी, मतलब दिन की जो मजदूरी होती है वो मिलती है, दिन के 100 रुपये 200 रुपये जैसे मजदूर लोगों को मिलता है वैसे ही था, ठीक है। वेजेस रिमेन फिक्स्ड। आपके देखो अभी क्या हो रहा है, एक इंसान का वेजेस फिक्स्ड है, उसको 100 रुपये मिलता है दिन का, तो 100 रुपये ही मिलेगा। लेकिन अभी समझ लो ब्रेड मिल रहा है 10 रुपये में, तो 100 रुपये से वो 10 रुपये का ब्रेड खरीद के अपने फैमिली का पेट भर रहा है। इसको 100 रुपये ही रखा और इसको बढ़ा दिया, 20 रुपये कर दिया, अभी क्या होगा, इसके लिए ये 100 रुपये भी कम पड़ने लगेंगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज्ड, हाउएवर द वेजेस दैट वर गिवन टू वर्कर्स दैट रिमेन फिक्स्ड, दैट डिडंट इंक्रीज। अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ना चाहिए, ठीक है, वेजेस भी बढ़ना चाहिए, लेकिन वेजेस नहीं बढ़ रहा है, प्राइस कमोडिटी की बढ़ रही है, ठीक है। सो द कमोडिटी प्राइस, वेजेस रिमेन फिक्स्ड, ठीक है, वेजेस आपके फिक्स रह गए। थिंग्स बिकेम वर्स व्हेन ड्राउट और हेल रिड्यूस्ड हार्वेस्ट, ठीक है। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अगर प्राकृतिक उपदा होती है, मतलब समझ लो नेचुरल कुछ होता है, जैसे नेचर में आपका हमेशा खेती बाड़ी में सक्सेसफुल हो ऐसा तो जरूरी नहीं है। ड्राउट हो गया मतलब सूखा पड़ गया,
पानी नहीं है, ठीक है, कैसे आप हार्वेस्टिंग करेंगे, कैसे आप क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे, या हेल स्टॉर्म्स, यू अंडरस्टैंड राइट, बर्फबारी जो होती है, ठीक है, तो इसमें जो बर्फ गिर रहा है ठंडी के मौसम में, इसमें भी आपके क्रॉप्स बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स बिकेम वर्स व्हेन ड्राउट और हेल रिड्यूस्ड हार्वेस्ट, ठीक है। तो ड्राउट सूखा पड़ना, हेल मतलब स्नो स्टॉर्म होना, दोनों भाई साहब हार्वेस्ट को रिड्यूस करने लगे, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग दैट इज बेसिकली हैपनिंग। तो ये सारी चीजों का, इन सारी चीजों का असर किस पे आएगा, कॉमन पीपल पे, ठीक है। नाउ गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इंक्रीज्ड, तो रिच बिकेम मोर रिचर, द पुअर बिकेम मोर पुअर, ठीक है। मतलब जो क्लर्गी मैन थे और नोबल मैन थे उनके पास और ज्यादा पैसा आने लगा। कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, ये ब्रेड का पैसा बढ़ा दिया आपने, टैक्स बढ़ाएंगे ज्यादा, ठीक है, इनका पैसा बढ़ने लगा, और जो बेचारे गरीब लोग थे वो और गरीब होने लगे। 100 रुपए में पहले वो एक 10 रुपए का ब्रेड लेता था, अभी 100 रुपए में उसको 20 रुपए का ब्रेड लेना पड़ रहा है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। और उसके ऊपर क्या हो रहा है, आपके ड्राउट हो रहे हैं, हेल स्टॉर्म, ये तो भाई साहब होगा, नेचर का मामला है ये, ठीक है। ओके, सो द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इंक्रीज्ड। सब्सिस्टेंस क्राइसिस, तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, अभी एक फूड का क्राइसिस हो जाएगा। जनरल जितने भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों की क्राइसिस हो जाएगी, ठीक है। फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, इन सब चीज़ों की एक क्राइसिस होने लगेगी। क्लियर है, आर वी क्लियर। अपने आप को सब्सटेन करना बहुत मुश्किल होने लगा लोगों का, ठीक है। अपने फैमिली को चलाना, अपने आप को चलाना, जिंदा रखना एक बहुत बड़ा क्राइसिस होने लगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एनी क्वेश्चन टिल नाउ पीपल? सबको बड़ी नींद आ रही है। तो देखो ऐसे पुअर फैमिलीज होते थे, ठीक है, दे वर बेसिकली पुअर फैमिलीज एंड दे हैड हार्डली एनीथिंग टू ईट। पीसेज ऑफ आई, तो हेल बेसिकली होता क्या है, जो स्नो स्टॉर्म होता है, जो स्नो गिरता है ऊपर से, तो स्नो भी बेसिकली खेत को बर्बाद कर देता है। स्नो गिरने से क्या होता है, जो भी आपके क्रॉप्स होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली पीसेज ऑफ आइस विच फेल एज रेन एंड दे डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स, एंड इफ द क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड देन ऑब्वियसली आपका फूड और कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब फूड का जो प्राइस है वो और बढ़ जाएगा, ठीक है। इट विल बिकम मोर इनएसेसिबल टू द कॉमन पीपल। ओके, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड वेर इंडेंजर्ड। तो एक बहुत तंगी वाली सिचुएशन हो गई कि मतलब बेसिक जो चीजें हैं लाइफ की वही पूरी नहीं हो रही हैं। खाने को नहीं मिल रहा है, रहने को नहीं मिल रहा है, अच्छा पहनने को नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो एंड दिस वाज अ सिचुएशन विच वाज इन विच क्लास ऑफ पीपल, which class? The third state, ठीक है, not the first two states. The first two states were still enjoying the luxury and benefits of life and the privileges as well, but the third state was the one which was paying higher amount for basic food, higher taxes, and again उसका जो wages है वो नहीं बढ़ रहे थे, the wages were not increasing, ठीक है। So life was becoming tougher and tougher for the common people. Are we clear on this one people? ओके, द स्पाइडर एंड फ्लाई एंड एनोनिमस इचिंग, ठीक है। तो आपका देखो ये एक ऐसे ना क्या होता है कि मतलब बहुत सारे पोर्ट्रेट्स ऐसे आए उस टाइम पे, बहुत सारे पेंटिंग। देखो जैसे आज की तारीख में आपको एडवर्टाइजिंग करना है तो क्या करेंगे आप, पैम्पलेट्स बनाएंगे, है ना, पैम्पलेट बनाएंगे, बिलबोर्ड्स बनाएंगे, ठीक है, सोशल मीडिया में डालेंगे, ये सब आपका एडवर्टाइजिंग है। आप लोगों को जागरूक करते हैं इन चीज़ों से, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे ऐसा नहीं था। जो आर्टिस्ट होते थे वो उस टाइम की पेंटिंग्स बनाते थे, उस टाइम को रिफ्लेक्ट करने के लिए पेंटिंग्स बनाते थे, ठीक है। तो ये पेंटिंग एक है, देखो, द स्पाइडर एंड द फ्लाई एंड एनोनिमस एचिंग, ठीक है। ये आपका भाई साहब स्पाइडर और फ्लाई का एक पेंटिंग था, जहाँ पे एक नोबलमैन और एक गरीब मजदूर के बारे में एक डिपिक्शन दिया गया है। तो इस पिक्चर को देखकर ही, मतलब ये सब फ्रेंच में लिखा हुआ है, इस पिक्चर को देखकर ही लोगों के अंदर एक भावना जागती है कि हाँ हम क्या हैं, वी बिलोंग टू द डिप्राइव्ड क्लास, वी बिलोंग टू द अंडर प्रिविलेज कास्ट, और हमारा शोषण हो रहा है, ठीक है, वी आर द वंस हु आर गेटिंग टारगेटेड, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे पेंटिंग्स आए विच आर बेसिकली डिपिक्टिंग व्हाट हैपेंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास, ओके ये तो हो गया भाई साहब। ओके, द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। सो धीरे 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 ये फ्रस्ट्रेशन पाइल अप होता गया, किसमें,
द कॉमन पीपल में ये फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे पाइल अप होता गया और धीरे धीरे एक ऐसे स्टेज पे आ गए कि रिवोल्ट होना ही होना है, बगावत होगी अभी, ठीक है। नाउ पीपल आर एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड। तो ये लुईस 16 है, ठीक है, इट इज बेसिकली लुईस 16। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस, ठीक है। तो कैसे हुआ रहेगा ये देखो, इन फ्रांस, ठीक है, द ओल्ड रेजिम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। अभी एक चैलेंज क्या था कि हाँ टैक्सेस किसको पे करने हैं, थर्ड स्टेट को पे करने हैं, लेकिन जो किंग होता था वो अकेले ही टैक्स इंपोज नहीं कर सकता है, ठीक है। देयर इज अ प्रोसीजर बाय विच हायर टैक्सेस विल, किंग ने बोला कल 10-20 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। देयर इज अ प्रोसीजर, इसमें और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। इन फ्रांस, ठीक है, ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द एस्टेट्स जनरल, तो एक मीटिंग बुलाना पड़ेगा, जितने भी एस्टेट जनरल होंगे वो आएंगे, ठीक है। द एस्टेट जनरल विल कम इन द मीटिंग एंड द इम्पोजिंग ऑफ टैक्सेस। द एस्टेट्स जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट्स सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। कितने स्टेट्स हैं आपके? 3, नोबलमैन, क्लर्गीमैन और कॉमन मैन। अगर किंग को अपना टैक्स बढ़ाना है तो इन सब से, नोबलमैन से भी कुछ लोग आते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, क्लर्गीमैन से भी कुछ लोग आते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और जो कॉमन मैन है उनसे भी कुछ लोग जाते हैं, 2 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। दीज आर अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द 3 स्टेट्स। अगर किंग को टैक्स बढ़ाना है तो एक मीटिंग करनी पड़ेगी और उस मीटिंग में एक रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा कि हाँ अभी हम इतना टैक्स बढ़ा रहे हैं। तो द एस्टेट्स जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी। एस्टेट्स जनरल है क्या? एक पॉलिटिकल बॉडी है जिसमें मेंबर्स हैं सारे स्टेट से, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट से जो मेंबर्स हैं वो सारे इनमें हैं। ऑल दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर देयर, ठीक है, क्लियर है, ओके। Monarch alone could not decide when to, monarch alone could decide when to call a meeting of the body। तो ये जो किंग है ये हाई टैक्स इंपोज अपने से तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कब मीटिंग बुलाना ये डिसाइड कर सकते हैं। तो ही कैन बेसिकली डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग इन ऑर्डर टू इंपोज हायर टैक्सेस ऑन द थर्ड स्टेट, ठीक है। सो अभी जब मीटिंग बुलाएंगे तो क्या होगा, इन तीनों स्टेट से लोग जाएंगे और उस मीटिंग में अटेंड करेंगे और उसमें डिसाइड होगा कि कितना टैक्स बढ़ना है, कब से बढ़ना है, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर होगा उस टैक्स का, और अगर किसी ने टैक्स नहीं दिया तो उसके ऊपर हम क्या स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे। सो दैट इज हाउ द एंटायर थिंग वाज डिसाइडेड, ठीक है, ओके। सो द लास्ट टाइम इट वाज डन वाज इन 1614। तो लास्ट टाइम जब टैक्स इंक्रीज हुआ था दैट वाज इन 1614, लास्ट बार जब टैक्स बढ़ा था, ठीक है, तो दैट वाज इन 1614। नाउ वी विल सी व्हाट चेंजेस हैपेंड सिंस देन। तो अभी हम आते हैं 5 मई 1789, ठीक है। सो लुईस 16 कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ द एस्टेट्स जनरल। क्यों? टैक्स बढ़ाना है, ठीक है। तो अभी देखो 1614 से लेकर 1789 तक टैक्स बढ़ा नहीं है। अभी इन्होंने क्या किया कि देख रहा है इनको कि सरकारी खजाना खाली हो गया है, ठीक है, अभी हमको पैसे चाहिए, कहाँ से आएंगे? थर्ड स्टेट से आएंगे। टैक्स बढ़ाना है, टैक्स बढ़ाना है तो क्या करना है, लोगों का एक मीटिंग बुलाना पड़ेगा। वी विल बेसिकली हैव टू कॉल अ मीटिंग इन विच ऑल दीज पीपल फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स विल हैव टू ज्वाइन इन, ठीक है। सो इन 5th of May, on 5th of May 1789 लुईस 16 कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ द एस्टेट्स जनरल। तो इन्होंने पूरे स्टेट जनरल का एक असेंबली बुलाया, ठीक है, ओके, टू पास प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस। तो नए टैक्सेस के लिए प्रपोजल इन्होंने चुना कि भाई साहब कितना बढ़ाना है हमको, कितने बढ़ाने से हमारा सरकारी खजाना बढ़ेगा, कितने टाइम में ये पैसा आना चाहिए, और अगर किसी ने नहीं दिया तो उसका क्या करेंगे, ठीक है। सो टू प्रपोज नाउ पीजेंट्स, आर्टिजन्स एंड वुमेन वे डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। अब देखो क्या होता है, ठीक है, जितने भी पीजेंट्स थे, मतलब पुअर फार्मर्स थे, आर्टिजन्स थे, और जितने भी वुमेन थे, दे वे डिनाइड एक्सेस टू द असेंबली। अभी देखो आप पैसा किससे लोगे? इन्हीं लोगों से लोगे, लेकिन इन्हीं को तुम अंदर नहीं आने दे रहे हो। असेंबली की जब मीटिंग चल रही है तो इन्हीं लोगों को तुम अंदर नहीं आने दे रहे हो। तुम आपस में मीटिंग कर रहे हो और डिसाइड कर रहे हो, लेकिन इन लोगों से, जिन लोगों से तुमको पैसा लेना है, उन्हीं लोगों को तुम अंदर नहीं आने दे रहे, ठीक है, क्लियर है। सो पीजेंट्स, आर्टिजन्स एंड वुमेन वे डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। तो ये आपका असेंबली चल रहा है, देखो इतने लोग बैठे हैं। दिस इज बेसिकली द एस्टेट जनरल। ये एस्टेट जनरल है और इस एस्टेट जनरल में तीनों स्टेट्स के लोग हैं। कहाँ कहाँ के? नोबलमैन, क्लर्गीमैन एंड द कॉमन पीपल। बट इन लोगों को पीजेंट्स, पुअर फार्मर्स, मजदूर लोग, आर्टिशियंस, जो लोग भाई साहब घड़ा वगैरह बनाते हैं, कारपेंटर्स वगैरह, वुमेन, all of them who were major contributors to paying the taxes were denied entry to this assembly. This assembly was being conducted to get the new tax structure in place. King के पास एकदम अपने आप से कोई पावर नहीं था टैक्स को बढ़ाने का,
लेकिन किंग के पास ये पावर था कि मीटिंग बुलाए तीनों स्टेट्स का, और वो उसने किया, ठीक है। सो दैट वाज डन एंड दिस मीटिंग वाज कॉल्ड, ठीक है। ओके, एस्टेट जनरल, तो आपका देखो फर्स्ट एस्टेट, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेट। कितने हो गए? 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं फर्स्ट स्टेट से। इस एस्टेट जनरल की मीटिंग में 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए, कहां से? फर्स्ट स्टेट से। फर्स्ट स्टेट मतलब कौन सा हो गया आपका? क्लर्गी मैन, ठीक है। सेकंड स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव दिख रहे हैं आपको? 300 रिप्रेजेंटेटिव। वो जो बड़ा सा हॉल दिख रहा था आपको और जिसमें दो लोग बैठे हुए थे, उसमें से 300 लोग आए अप्रोक्सीमेटली, कहां से? फर्स्ट स्टेट से, दैट इज क्लर्गी मैन, एंड सेकंड स्टेट से, दैट इज बेसिकली नोबल, ठीक है। उनमें से कितने आ गए? 300 रिप्रेजेंटेटिव्स। लेट्स लुक एट द थर्ड स्टेट, 600 रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। यहां पे 600 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द थर्ड स्टेट है, ठीक है। परसेंटेज वाइज है भाई साहब, ठीक है, परसेंटेज वाइज है। लेकिन अगर आप देखोगे दीज रिप्रेजेंटेटिव्स, जो ये 600 लोग आए थे, इन 600 लोगों में जिनके पास पैसा था वही लोग आए थे, मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग आए थे, एडुकेटेड लोग आए थे, ठीक है। सो भाई साहब इनके लाइफ में उतना तकलीफ नहीं है, तकलीफ तो इन लोगों को है जो लोअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, जिनका धंधा नहीं है, जिनको कहीं और मजदूरी करनी पड़ती है, बहुत सारे तिकड़म लगाने पड़ते हैं, तब जाके 2 पैसा देख पाते हैं ये, ठीक है। तो ऐसे लोगों को डिनाई किया गया। ये 600 लोग भले ही आए हों, लेकिन ये 600 लोग एकदम जो मिडिल क्लास का अपर पोर्शन है वहां से आ रहे हैं, ठीक है। दे वर बेसिकली फ्रॉम द अपर पोर्शन ऑफ द मिडिल क्लास एंड दे हैड गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो टैक्स स्ट्रक्चर अगर बढ़ भी जाएगा तो इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे लोग थे ये, ठीक है। ऑल्दो दिस अमाउंट इज गुड, बट अगर आप सोचो क्या होना चाहिए था रेशो, पहले हमने देखा क्लर्गी मैन कितने हैं, नोइंग दोनों को मिलाकर परसेंटेज, क्लर्गी मैन और नोबल मैन कितने हैं? 10%, और आपका कॉमन पीपल कितना है? 90%। कितने लोग हैं यहाँ पे? 1200 है ना। 1200 में कितना परसेंटेज है? 50%। 90% है क्या? ये नहीं है, ठीक है। ये कितना है? दिस विल बी हाउ मच? इन दोनों का मिलाकर 25, 50%। तो आप देखो ये वाला रेशियो तो गड़बड़ है ना भाई। जितने लोग हैं उतना रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए था, मतलब अगर 1200 लोग हैं तो उसका 90% होना चाहिए था इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो ये सिर्फ 50% है और इन दोनों का मिलाकर 50% है, ठीक है। जो लग्जरीज को एंजॉय कर रहे हैं, जो बिना टैक्स दिए हुए कंसेशंस को एंजॉय कर रहे हैं, जो प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रहे हैं, जो मोनार्कियल रूल को एंजॉय कर रहे हैं, जो हेरिडिटरी बेनिफिट्स को एंजॉय कर रहे हैं, उनका परसेंटेज सिर्फ 50% था, बाकी का 50% था। और इस 50% में भी अगर आप देखोगे तो झोल है, क्योंकि सिर्फ अपर क्लास के जो है वही आए हुए हैं। तो क्या ये डिसीजन सही होगा? जो भी डिसीजन यहाँ पे लिया जाएगा नहीं होगा, है ना। डिसीजन किसको बेनिफिट करेगा? ऑब्वियसली इन दोनों को बेनिफिट करेगा, क्योंकि 50% का तो इन्हीं का है, और इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी पैसे वाले लोग हैं। ये जो मर्चेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ठीक है, इनको थोड़ा मतलब अगर 5 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है तो 10 रुपए देना पड़ेगा, चलो कोई फर्क नहीं। लेकिन इनके जीवन में बड़ी उथल पुथल आ जाएगी, क्योंकि इनके लिए एक एक पेनी मैटर करता है और इनको एंट्री नहीं दी गई, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। सो वोटिंग पैटर्न, अभी देखो वोटिंग पैटर्न को समझते हैं, ठीक है। व्हाट इज एस्टेट 1? अभी देखो जब कोई रेजोल्यूशन होता है, मैंने डिसाइड कर लिया, अभी कोई चीज डिसाइड कर लिया, तो अभी हम क्या करेंगे? वोटिंग करेंगे, कितने लोग उसके फॉर में है और कितने लोग अगेंस्ट में है, ठीक है। अभी देखो क्या हो रहा है वोटिंग पैटर्न में, क्या हो रहा है? फर्स्ट स्टेट को 1 वोट मिला, 1 वोट मतलब उसका क्या है? ये हम टैक्स प्रपोज कर रहे हैं, ये हमारा नया टैक्स स्ट्रक्चर होगा, लेकिन इसके अगेंस्ट में तुम वोट कर सकते हो या फॉर में आपका 1 वोट काउंट होगा। 300 लोगों का 1 वोट, ठीक है। ओके चलिए अभी हम आते हैं भाई साहब, अरे क्या हो गया ये? तो वोटिंग पैटर्न में अगर आप देखोगे, लुई 16 वाज डिटरमिन्ड कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस, ठीक है, मतलब हायर टैक्सेस, ठीक है, इंपोज करने का। मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड फॉर न्यू वोटिंग पैटर्न। इन्होंने बोला भाई साहब आप नया वोटिंग पैटर्न बताइए, व्हाट वुड बी द न्यू वोटिंग पैटर्न, क्योंकि इस तरह से तो हमारे ऊपर क्या हो रहा है? वी आर गेटिंग डिप्राइव्ड ऑफ आवर राइट्स, ठीक है। सो लुई 16 बोले नहीं, वैसे जैसे चल रहा था वैसे ही होगा। This was one of the democratic principles put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract. Rousseau कौन थे? फ्रांस में एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे और फ्रांस के पूरे चेंज में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उस टाइम पे राइटर्स बहुत मशहूर होते थे, राइटर्स, पेंटर्स, ठीक है। तो ये एक राइटर थे और उन्होंने एक बुक लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट,
और उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने बोला था कि अगर मोनार्कियल रूल है तो भी अगर उसको सक्सेसिवली चलाना है तो आपको वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए और ये वोटिंग राइट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, जो नहीं हुआ था। ठीक है, ओके। सो दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर्स लाइक रोज़ेयू इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने भाई साहब इसको प्रिंसिपल को फॉरवर्ड किया था। मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड फॉर न्यू वोटिंग पैटर्न, उन्होंने बोला कि नया वोटिंग पैटर्न होना चाहिए। किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, उन्होंने भाई साहब रिजेक्ट कर दिया, नहीं नहीं आपका वोटिंग पावर नहीं बढ़ेगा, यू कैन पार्टिसिपेट करना है तो करो वरना वोटिंग पावर नहीं बनेगा। मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट, तो जितने भी थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे उन्होंने बोला भाई साहब हमारा वोटिंग पावर ही जब मैटर नहीं करता है, हालांकि जो थे वो बड़े लोग थे, लेकिन जब वोटिंग पावर ही मैटर नहीं करता है तो हमारा यहाँ रहना भी क्या और ना रहना भी क्या, सो वी विल वॉक आउट, तो दे वॉकड आउट। ठीक है, अभी देखो 20th जून को क्या हुआ, what happened, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles। तो वर्सालिस एक बेसिकली बड़ा कोर्ट था, वर्सालिस एक जगह का नाम है, और वहाँ पे एक टेनिस कोर्ट हुआ करता था जहाँ पे लोग टेनिस खेलते थे। ठीक है, बड़े बड़े लोग, क्लर्गी मैन और नोबलमैन, दे यूज्ड टू प्ले टेनिस, और ये सारे लोग जो उस टाइम पे बॉयकॉट किया जिन लोगों ने, वो वहाँ पे जमा हो गए। ठीक है, ऑन द 20th जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सालिस। ठीक है, क्लियर है। डिक्लेयर देमसेल्व्स एज नेशनल असेंबली, अभी यहां पे एक दूसरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट हो गई जिसका नाम क्या पड़ा, नेशनल असेंबली। सो ऑल दीज पीपल हु हैड बॉयकॉटेड द मीटिंग नाउ असेंबल्ड इन द कोर्ट ऑफ टेनिस कोर्ट ऑफ वर्सालिस एंड दे डिक्लेयर देमसेल्व्स एज नेशनल असेंबली। ठीक है, तो आपका एक नेशनल असेंबली फॉर्म है। स्वोर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। तो देखिए किंग ने इनके साथ क्या नाइंसाफी की, एक तो इनको वोटिंग पावर नहीं दिया, ठीक है, उस मीटिंग में इनको वोटिंग पावर नहीं दिया, प्लस किंग ने डिसाइड कर लिया ये टैक्स स्ट्रक्चर होगा, ये देना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम आए हैं लेकिन हमारा तो कोई मतलब कुछ सुना ही नहीं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक नेशनल असेंबली बना ली। इस नेशनल असेंबली के तहत इन्होंने कहा कि हम तब तक ये जगह छोड़कर नहीं जाएंगे यहाँ से जब तक हम एक कॉन्स्टिट्यूशन ना बना ले। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस, हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे फ्रांस का, और ये राजा के पावर्स को कट करेगा थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि राजा कुछ भी कर रहा है ना भाई, मीटिंग बुलाया, हमको बुलाया, हम आए, लेकिन हमारा तो कोई वोटिंग राइट ही नहीं था, जो प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट ही करना था, तो हम ना ही आते। ठीक है, सो दैट वुड कट डाउन ऑन द पावर्स ऑफ द किंग। सो दे सेड कि हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। नेशनल असेंबली तो हमने बना ली, नेशनल असेंबली बना किससे, थर्ड स्टेट के मेंबर्स से। थर्ड स्टेट के मेंबर से नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूशन हुई, और इन्होंने बोला कि हम एक प्रॉपर रूल बुक बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेंगे, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के चलते राजा को काम करना पड़ेगा, राजा के पावर्स को हम लिमिट करेंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रही है। ठीक है, सो दैट इज, कोई क्वेश्चंस यहाँ तक, एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस पीपल? They were led by Mirabeau and Abbassides. Okay, Mirabeau and Abbassides were basically two people who were very famous at that point of time. They were leaders. इन्होंने नेशनल असेंबली बनाई और इन्होंने सारे लोगों को कन्विंस किया कि जो आपके साथ हो रहा है वो गलत है, आप क्यों हाई टैक्स भरेंगे, और आपका तो कोई पावर ही नहीं है, वोटिंग राइट भी नहीं है, पैसा आपका जा रहा है लेकिन आपके पास वोटिंग राइट ही नहीं है किसी प्रपोजल के अगेंस्ट। ठीक है, सो दिस एंटायर एजिटेशन वाज लेड बाय Mirabeau एंड Abbassides। ठीक है, Abbassides were the two people। तो आपको कुछ नाम याद रखने हैं। रोज़ेयू was the writer who wrote the book The Social Contract। So according to the social contract, ठीक है, there should be a setup of the society which should be equal। ठीक है, और कॉमन लोगों ने जो असेंबली बनाई उस असेंबली का नाम क्या था, द नेशनल असेंबली। वेयर वाज इट फॉर्म, इन द टेनिस कोर्ट ऑफ वर्सालिस। ठीक है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव, टू कट डाउन द पावर्स ऑफ द किंग। ठीक है, एंड हु वर द लीडर्स ऑफ दिस नेशनल असेंबली, Mirabeau एंड Abbassides। ठीक है, दीज वर बेसिकली द लीडर्स। ये सारे चीजों को आपको पैरेलली याद रखना है। ठीक है, ओके, सो हु वाज Mirabeau बेसिकली। ठीक है, Mirabeau वाज बोर्न इन अ नोबल फैमिली। अभी देखो ये भले ही किसको सपोर्ट कर रहे हैं, थर्ड स्टेट को, लेकिन ही वाज बोर्न इन अ नोबल फैमिली, किंग के फैमिली में था, मतलब ही वाज आल्सो अ नोबल मैन। ठीक है, ओके, एंड ही वाज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद अ सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज। इनको मालूम था कि भाई साहब ये जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर ये गलत है। ठीक है, आप सिर्फ क्लर्गी मैन और नोबल मैन को फेवर कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये भले ही खुद नोबल मैन थे लेकिन ये बिलीव करते थे कि कॉमन लोगों को जो किया जा रहा है वो गलत है। ठीक है, सो दैट वाज रॉन्ग, एंड ही वाज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द नेशनल असेंबली।
ही बॉट आउट अ जर्नल, जर्नल मतलब समझते हैं, जर्नल मतलब उस टाइम पे मतलब मैगजीन्स टाइप की हुआ करती थी, ही बॉट आउट अ जर्नल, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे यही सब चीजें होती थी। डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड असेंबल्ड एट वर्सालिस, तो वर्सालिस में जो क्राउड इकट्ठा हुआ था टेनिस कोर्ट में, थर्ड स्टेट का क्राउड, इन्होंने बहुत पावरफुल स्पीचेस दिया और कन्विंस किया उस क्राउड को कि हम यहां से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन ना बना ले, टिल द टाइम वी डू नॉट मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू लिव, वी आर नॉट गोइंग टू क्विट। क्लियर, समझ में आ रहा है? So he was basically a powerful man. He convinced the people. Now who was Abysais? Abysais was basically also a, originally he was also a priest. तो अगर आप देखोगे दोनों आ रहे हैं हायर क्लास से, ठीक है, लेकिन दोनों लीड कर रहे हैं किसके लिए? जो लोअर क्लास है या, ठीक है, ओके। सो Abysais originally was a priest, ठीक है, wrote an influential pamphlet called What is the Third State। तो इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था, ये फ्रांस में लिखा, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, ठीक है। He wrote a pamphlet in which he represented why what is the third state, थर्ड स्टेट बना किससे है, ठीक है। He wrote a pamphlet about this, ठीक है, ओके। फॉल ऑफ बैस्टाइल, तो अभी हम देखेंगे बैस्टाइल क्या था और इसका फॉल कैसा हुआ। अरे तुम क्या हो रही है? तो दिस वाज अ फॉल ऑफ बैस्टाइल। अभी हम देखेंगे बैस्टाइल में क्या हुआ था। ये क्या हो रहा है भाई साहब? अरे 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 ये क्या हो गया? 1 सेकेंड, ले नहीं हो रहा ये। One second people, कि अगर थर्ड स्टेट को, इस क्वेश्चन इज इफ थर्ड स्टेट ऑलरेडी न्यू कि देयर डिमांड्स विल नॉट बी फुलफिल्ड एंड दे विल नॉट बी केटर टू, तो गए क्यों? ठीक है, देखो आपको अगर कोई इनवाइट कर रहा हो तो आपको एक अच्छा फीलिंग आता है, राइट। हमने पहले इनविटेशन में ये तो नहीं लिखा है कि हाँ बर्थडे है मेरा तुम आओ, लेकिन कुछ खाना वाना नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसा मैंने लिखा नहीं है। तुम आओगे ना भाई, प्रेजेंटेशन लेकर आ गए, नहीं खाना वाना कुछ नहीं है, चलो जाओ, ठीक है, क्या करोगे तुम, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज हैपेंड, ठीक है। तो थर्ड स्टेट के लोगों को इनविटेशन गया कि येस यू हैव टू कम, वी हैव सम एजेंडाज टू डिस्कस, ऑब्वियसली टैक्स एलिवेशन होने वाला है, बट उसके ऊपर तुमको और कुछ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तभी नहीं बताया गया, वंस द मीटिंग स्टार्टेड एंड ऑल दीज थिंग्स हैपेंड, पीजेंट्स को एंट्री नहीं मिली, वर्कर्स को एंट्री नहीं मिली, वुमेन को एंट्री नहीं मिला, ओनली द एलिट क्लास और rather द अपर क्लास ऑफ द मिडिल क्लास वाज अलाउड एंट्री, ठीक है। और उसके बाद जो भी डिसीजंस हुआ उसमें जो वोटिंग पावर है वो थर्ड स्टेट को मिला ही नहीं, थर्ड स्टेट वाज डिनाइड द वोटिंग राइट्स, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि भाई तो अभी जाना ही पड़ा उनको। सो दे वर नॉट गिवन द स्लाइटेस्ट आइडिया एज टू व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद देम, ठीक है। दे वर जस्ट कॉल्ड फॉर अ मीट, दे वर एक्सप्रेस कि भाई ये होने वाला है, हम टैक्स का एलिवेशन पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, सो वी वुड नीड योर इनपुट्स, बट देन व्हेन दे केम समथिंग एल्स हैपेंड। तो ऐसा हो गया। सो दे हैड नो आइडिया, दे डिडंट हैव स्लाइटेस्ट आइडिया एज टू व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद देम, ठीक है। सो आपको अगर किसी मीटिंग में बुलाया जा रहा है, किंग बुला रहा है, सब लोग जाएंगे भाई साहब, ठीक है। किंग कब बुलाता है उनको? कभी नहीं बुलाता है, कभी देखता भी नहीं उनकी तरफ, अरे वाह मीटिंग होने वाला, पहली बार हमको किंग ने बुलाया, सब लोग गए वहाँ पे और फिर बुद्धू बन गए वहाँ पे जाकर, ठीक है, फिर बाहर जाना पड़ा, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज, नोबडी वाज प्रिपेयर्ड फॉर दिस एक्सक्लूजन, ठीक है, दैट इज व्हाट इज देयर। और कोई क्वेश्चंस, एनीवन एल्स? हाँ सर, जो आर्मी में जो लोग थे वो भी थर्ड क्लास से होते? नहीं 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 नहीं, आर्मी में हमने पढ़ा ना, देखो आर्मी मतलब नोबलमैन में आ गया वो। आगे बोलो। सर आर्मी में जो लोग थे, हाँ हाँ जो लोग थे वो नोबलमैन ही हो गए। देखो आर्मी उस टाइम पे प्रायोरिटी पे थी, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर था उसमें क्या होता था कि अटैक्स होते रहेंगे, हमको किंगडम को या तो बढ़ाना है या तो बचाना है। और किंगडम को सबसे ज़्यादा खतरा, मतलब पूरे किंगडम में किसको सबसे ज़्यादा खतरा है? किंग को, ठीक है, किंग को सबसे ज़्यादा खतरा। देखो मैंने जैसे बोला कि लेट्स से आप एक गांव में रहते हैं, मुगल साम्राज्य के गांव में रहते हैं, कुछ दिनों बाद शिवाजी आ गए, तो आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप तो वही खेती बाड़ी कर रहे हैं, ठीक है। सो यू हैड नो, तो पीजेंट्स और वर्कर्स को इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अगर कोई बाहर से अटैक हुआ तो सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता था किंग को, क्योंकि उसका किंगडम जाएगा, वो अभी किंग नहीं रहेगा। तो सबसे ज़्यादा खतरा किसको? किंग को, राइट, किंग एंड हिज एंटायर फैमिली को।
तो इसीलिए नोबल मैन को सबसे ज़्यादा खतरा तो ये आर्मी रखेंगे उसको डिफेंड करने के लिए, इसीलिए आर्मी के जितने भी लोग होंगे वो नोबल मैन हो जाएंगे, दे विल बी बेसिकली नोबल मैन, ठीक है। सो दे विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द थर्ड स्टेट, दे वुड बी अ पार्ट ऑफ द नोबल मैन फैमिली, ठीक है। आर्मीज का जो फैमिली होगा, प्रीस्ट का जो फैमिली होगा, आर्मी का जो फैमिली होगा, वो सारा का सारा नोबल मैन। जो बड़े बड़े डिसीजंस हो गए ट्रांसपोर्ट के या जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो सारे भी नोबल मैन में आएंगे, ठीक है। एनीवन एल्स, एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चंस? कुछ क्वेश्चंस नहीं? सूरज साहब कोई क्वेश्चन नहीं? एनी एल्स, एनी अदर क्वेश्चंस दैट यू हैव?